हमारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर गजेंद्र वर्मा 7425 में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9th के सभी बच्चे पास होकर शायद 10वीं क्लास में आ गए होंगे। और पिछली जो क्लास थी मेरी वो पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई क्लास थी। उस पाठ्यक्रम में मैंने चारों किताबों के बारे में बताया कि चारों किताबें हमारी 20-20 नंबर की है और 20-20 नंबर करके हमको 80 नंबर का एक परीक्षा बोर्ड का पेपर देना है आरबीएससी का। तो आज मैं सबसे पहले आपके सामने समकालीन भारत भूगोल की किताब लेकर आया हूँ। और समकालीन भारत भूगोल की किताब का जो पहला पार्ट है वो है संसाधन एवं विकास। तो हम देखें इस पार्ट को, पहले पार्ट को। बराबर कॉपी में उतारते रहना, नोट्स बना लेना। संसाधन एवं विकास। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो पार्ट है आपके 3 नंबर का पार्ट, ये जो पार्ट है आपके वो 3 नंबर का पार्ट है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो 3 नंबर है, इस 3 नंबर के लिए हमको 2 क्वेश्चन इसमें देखने पड़ेंगे इस पार्ट के अंदर। एक क्वेश्चन आपके आएगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न, और एक क्वेश्चन जो होगा आपके वो आएगा लघुत्वात्मक प्रश्न। पाठ्यक्रम में मैंने बताया था कि बहुविकल्पात्मक जो क्वेश्चन होते हैं वो एबीसीडी वाले होते हैं। और एक नंबर का क्वेश्चन ये होगा आपका। और लघुत्वात्मक जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 50 शब्द, यानी कॉपी की 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है। यानी कि कॉपी की 5 लाइन में 6 लाइन भी चल जाती है। और ये जो होता है आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा। तो 2 और 1 कितने नंबर हो गए? 3। तो ध्यान रखना पहला जो पार्ट है आपका संसाधन एवं विकास, ये 3 नंबर का पार्ट है। संसाधन देखो क्या होता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है, जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु। और विकास का जो मतलब होता है आगे बढ़ना। अब देखो संसाधन से जुड़ी हुई मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। यह अध्याय हमें सिखाता है यह अध्याय हमें सिखाता है, बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक मानव अपनी तकनीक और कौशल उपयोग करके उसे उपयोगी बना लेता है। ध्यान रखना मैं संसाधन के बारे में बता रहा हूँ कि यह अध्याय इस पाठ में पढ़ेंगे हमें बताता है, सिखाता है कि कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक मानव यानी कि मनुष्य अपनी तकनीक को, ध्यान रखना टेक्नोलॉजी बोलते हैं,
इसको हिंदी में प्रौद्योगिकी कहा जाता है। और ध्यान में, प्रौद्योगिकी जो होता है इसको इंग्लिश में टेक्नोलॉजी बोलते हैं। प्रौद्योगिकी जिसे इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और दूसरा जो शब्द आया अपने पास वो आया कौशल, यानी कि मनुष्य क्या करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद इन संसाधनों का उपयोग करता है। आगे हम चलते हैं, संसाधनों की सबसे पहले परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। इसको सेव कर लेता हूं। अब आपको यहां से नोट्स बनाने हैं और टॉपिक लिखना है, संसाधनों की परिभाषा। इसमें आपको लिखना है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए और मैंने बता दिया जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। और प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल मनुष्य अपने कौशल से करता है। उपलब्ध है जो आर्थिक रूप में संभव है। आर्थिक रूप में संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। एक संसाधन। ध्यान रखना, ये जो बुक है मैं आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, आरबीएसई टेट बोर्ड। और पहला जो पार्ट है संसाधन एवं विकास, इस पहले पार्ट की मैं आपको संसाधनों से जुड़ी परिभाषा बता रहा हूँ कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण तो आप लोग सभी जानते होंगे, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, आवश्यकताओं को पूरा करने में काम में ली जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी जैसे कि उद्योग धंधे उपलब्ध होते हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य भी होते हैं और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी होते हैं, एक संसाधन कहलाते हैं। ये तो एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा सिंपल से मैं बता दूं आपको कि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का, इनका मतलब होता है कि जैसे कि भूमि, जल, वन, वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब क्या है? संसाधन है। अब देखो, जैसे उदाहरण लिखते हैं अपन, संसाधनों के उदाहरण। जैसे एक चार्ट बना देते हैं हम लोग। इस चार्ट में हम संसाधनों से जुड़े हुए कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण जैसे कि मैंने लिखा भूमि। सबको कॉपी में नोट डाउन करना है। सबसे पहले ऊपर ऊपर पार्ट का नाम लिखना है। पार्ट के नाम के आगे आपको कितने नंबर का पार्ट है और कौन से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं आपसे, वो पूछा जाएगा। तो संसाधन का उदाहरण देख रहे हैं भूमि। दूसरा उदाहरण इसका जल। तीसरा खनिज। चौथा जैसे कि मैं लिख दूं भोजन, कपड़े। उसके बाद एक देखो इसमें पशु पक्षी। एक लिख दूं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य वन्य जीव जंतु। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये संसाधनों के आपके सामने उदाहरण है। परीक्षा में आएगा संसाधनों के किन्हीं दो उदाहरण लिखो। तो आपको क्या करना है? भूमि, जल, खनिज, भोजन, कपड़े, पशु पक्षी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जंतु, इन सब में से किसी भी दो का आप नाम लिख सकते हो। उसका भी आप नाम लिख सकते हो जिसमें आप अपनी आवश्यकताओं की क्या कर रहे हो? पूर्ति कर रहे हो। तो ध्यान रखना, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और पूर्ति करने के बाद वो उनको उपयोग में लेता है। तो वो चीज क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे कि भूमि, अब भूमि पर मनुष्य क्या करता है? मकान बनाकर रहता है। जल मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? कारक है। ऐसे खनिज, खनिज में कोयला, पेट्रोल, डीजल, अभ्रक, सोना, चांदी, तांबा बहुत सारे आते हैं। भोजन, कपड़ों से मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या हो रही? पूर्ति हो रही। पशु पक्षी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जंतु। तो ये भी ध्यान रखना, संसाधनों के क्या है? उदाहरण। चलो अगले चलते हैं टॉपिक की ओर। अंतर संबंध। मैं संसाधनों के बीच में अंतर संबंध लिखवा रहा हूं आपको। मानव प्रौद्योगिकी मानव प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के माध्यम से माध्यम से प्रकृति मानव प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के माध्यम से प्रकृति। ध्यान, प्रकृति में प्रकृति को बोलते हैं भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करता है। वही अंतर संबंध कहलाता है।
ध्यान रखना, मैंने मानव का अंतर संबंध दिखाया प्रकृति के साथ में और संस्थाओं के साथ में। अब देखिए एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं। जैसे कि समझिए क्या है लिखा मैंने, ये लिखा मैंने मानव। अब मानव का किस किस के साथ में अंतर संबंध है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर ऊपर जैसे मैंने लिखा यहाँ पर भौतिक पर्यावरण, ध्यान रखना जल, वन, खनिज, जो भी पशु पक्षी, ये सब किस में आते हैं? भौतिक में। हमारे आसपास में जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं वो सब क्या कहलाती है? भौतिक पर्यावरण कहलाती है, जो किससे जुड़े हैं? प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये किससे जुड़ी है? प्रकृति से। उसके बाद प्रौद्योगिकी, जिसको पीछे बता दिया टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक, मनुष्य इसका इस्तेमाल करता है। और तीसरा जो कारक है वो है संस्थाएं। मानव इन तीनों के बीच में परस्पर आपस में क्या बिठाता है? अंतर संबंध बिठाता है। अब इस डायग्राम को चाहो तो आप इसे बना लो, ऐसा त्रिभुज बना लो, बीच में लिख लो मानव, और सबसे पहले ऊपर लिख लो प्रकृति, यानी कि भौतिक पर्यावरण। इधर लिख लो प्रौद्योगिकी, जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और इधर लिख लो संस्थाएं। अब देखो संस्थाएं क्या होती है? जैसे कि विद्यालय भी क्या है? एक संस्था है। हॉस्पिटल ये भी क्या है? एक संस्था है। विद्यालय भी एक संस्था है। तो मानव का अंतर संबंध किस किस के साथ में? मानव का अंतर संबंध है तो भौतिक पर्यावरण से। अब भौतिक पर्यावरण का मतलब मैंने बता दी, अपने आसपास जो भी आप वस्तु देखते हो, तालाब, नदियां, झीलें, नहरें, कुएं, बावड़ियां, पेड़ पौधे, उनमें रहने वाले वन्य जीव जंतु, ये सब भौतिक पर्यावरण जो कि किससे जुड़ा हुआ है? ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और प्रौद्योगिकी बता ही दिया, बार बार बता रहा हूँ, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। मनुष्य अपने दिमाग का क्या करता है? ज्ञान का, कौशल का इसका इस्तेमाल करता है, उसी के बाद उस संसाधनों को क्या करता है? उपयोग करता है। और तीसरा जो कारक है वो है संस्था है। तो मानव का अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछ ले कि मानव का संसाधन विकास वाले पार्ट के अंदर संसाधन विकास में मानव का अंतर संबंध किस किस के साथ में दिखाया गया, तो उत्तर में क्या होगा? एक तो भौतिक पर्यावरण जिसको अपन बोलते हैं प्रकृति, एक होता है प्रौद्योगिकी जिसको अपन बोलते हैं टेक्नोलॉजी, और एक होता है संस्थाएं। जैसे कि मैं लिख दूं विद्यालय, ये सब क्या एक संस्था है। ध्यान रखना, मानव प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के माध्यम से यानी कि प्रकृति के साथ क्रिया करता है और वही अंतर संबंध कहलाता है। ठीक है, चलते चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चौथा जो प्रकार होता है ये विकास के स्तर के आधार पर होता है। इसी के पास में लिख लेना बना के एक अलग से चार्ट। चौथा प्रकार विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर जो प्रकार होते हैं वो होते हैं तीन। पहला संभावी, दूसरा जो होता है वो होता है विकसित भंडार, और तीसरा जो है वो संचित कोश। संचित कोश दिख नहीं रहा पर मैं बोल रहा हूं कि पहला जो प्रकार है यानी संसाधनों का वर्गीकरण में चौथा जो प्रकार है विकास के स्तर के आधार पर है, इसका पहला जो है वो है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित भंडार, और तीसरा है संचित कोश।
अब हम देखो इस चार्ट के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, और उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होता है वो दो प्रकार का होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। एक एक करके इनको देखते हैं। हेडिंग डाल लेना आप सभी लोग, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, और मैंने बता दिया पहले उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला जो संसाधन होता है वो होता है जीव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो संसाधन होता है वो जैव संसाधन होता है, दूसरा जो संसाधन होता है हमारा वो होता है अजैव संसाधन। कॉपी में से नोट बना लेना, चार्ट बना लेना, और आराम से लिखना, पढ़ना, समझना, आराम से आपको याद हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं बात कर लूं जैव संसाधन की। ऐसे संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन पाया जाता है। ध्यान रखना, जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीवन पाया जाता है उसे कहते हैं जैव संसाधन। एक नोट लगा के लिख लेना। जिसमें जीवन पाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। सिंपल सा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो जैव होता है, दूसरा जो होता है अजैव होता है। जैव संसाधन जिनमें जीवन प्रक्रिया पाई जाती है, यानी जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से मानी जाती है और जिसमें जीव मंडल पाया जाता है। दूसरे की बात कर लूं अजैव संसाधन, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। अब निर्जीव का मतलब क्या होता है कि ऐसी वस्तु है जो चल फिर नहीं सकती। ये तो क्या है, सजीव जैव संसाधन, क्योंकि इसमें इसकी जो प्राप्ति होती है वो जीव मंडल से मानी जाती है। और ये अजीव जो है हमारा ये हो गया निर्जीव। इसमें भी आप चाहो तो एक नोट लगा के लिख लो। ये वस्तुएं जो चल फिर नहीं सकती निर्जीव वस्तुएं कहलाती। चल फिर नहीं सकती, जैसे मैं उदाहरण लिखूं इसका, चट्टाने और धातु है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, यानी कि वे वस्तुएं जो चल फिर नहीं सकती, उदाहरण के लिए चट्टाने और धातु है। अब परीक्षा में आपके 2 नंबर का हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करो, तो फिर आपको कॉपी के 50 शब्द में यानी कॉपी की 5 लाइन में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन, इनके बारे में ये लिखना है आपको। चलो चलते हैं दूसरे प्रकार पर, जिसका नाम है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर, और ध्यान रखना समाप्यता के आधार पर भी संसाधन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है नवीकरण योग्य संसाधन और एक होता है अनवीकरण योग्य संसाधन। और एक होता है अनवीकरण योग्य संसाधन। चलो चलते हैं पहले संसाधन की तरफ, नवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन, इसमें सभी लिखना, जिन्हें भौतिक या रासायनिक वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत, यानी जिसको अपन बोलते हैं नया, या फिर इससे उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका जो दूसरा नाम है वो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधनों की अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव। समझते हैं नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है। देखो नाम से पता चलो, नवीकरण यानी कि नए संसाधन, वे संसाधन जिनको भौतिक, हमारे आसपास का जो भी आवरण है भौतिक, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, तालाब, नहरें, या रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनको नया नवीकृत किया जाता है या फिर इसको उत्पन्न कर लिया जाता है, जो नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव। और ध्यान रखना परीक्षा में इसका आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है कि नवीकरण योग्य संसाधनों के उदाहरण लिखो, या फिर ये पूछ सकता है कि नवीकरण योग्य संसाधन का दूसरा नाम क्या है।
तो दूसरा नाम है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। तो ये क्लियर हो गया आपका। चलते हैं अपन अनवीकरण योग्य संसाधन की तरफ, देखते हैं इसके ऊपर। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसको उदाहरण की मैं बात कर लूं, खनिज, जीवाश्म ईंधन, तो ये था हमारा दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास ध्यान रखना काफी लाखों वर्ष या लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है और इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि खनिज, जीवाश्म ईंधन। तो ध्यान रखना, ये था हमारा समाप्यता के आधार पर संसाधन का प्रकार, जो कि दो प्रकार का होता है। तीसरा हम पढ़ते हैं तीसरा जो संसाधनों का हमारा प्रकार है वो है विकास के स्तर के आधार पर। बोला है नहीं भाई यार, रोक उसको रोक। ये था तीसरा विकास के स्तर के आधार पर। तो ध्यान, मोबाइल रख लो थोड़ी देर, क्यों भाई। और चौथा किसके आधार पर है? हाँ, स्वामित्व के आधार पर तो हो गया ना, नवीकरण अनवीकरण। अच्छा सब आप स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। चलो उनका, चलो चलते हैं अगले संसाधनों के प्रकार पर। और तीसरा जो प्रकार है हमारा वो है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। स्वामित्व के आधार पर, ध्यान रखना, स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होता है वो होता है 4 प्रकार का। पहला जो संसाधन होता है वो होता है व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा जो होता है वो होता है सामुदायिक संसाधन। तीसरा जो होता है वो होता है राष्ट्रीय। और चौथा जो होता है वो होता है अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं वो देश से जुड़े होते हैं और चौथा है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, संसाधनों के प्रकार में तीसरा जो प्रकार हमारा वो है स्वामित्व के आधार पर। और स्वामित्व के आधार पर एनसीईआरटी बुक में 4 प्रकार का दे रखा है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये देश से जुड़े होते हैं और ये दो देशों से जुड़े हुए होते हैं। चलो चलते हैं पहले संसाधन की ओर, जिसका नाम है व्यक्तिगत संसाधन।
व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं जो व्यक्तियों से जुड़े हुए होते हैं, बस ये ध्यान रखना आप, जो व्यक्तियों से क्या होते हैं, समाज से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। इसमें भी ध्यान रखना, ये सामुदायिक समुदाय ग्रुप बनाकर इन संसाधनों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय संसाधन, ये इंपॉर्टेंट है। तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले सारे संसाधन, तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होते हैं वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण की मैं बात कर लूं तो ध्यान रखना, उदाहरण में सड़क, नहर, रेल लाइन और एक और लिख लो आप, खनिज पदार्थ। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जो होते हैं जो तकनीकी तौर पर पाए जाने वाले सारे संसाधन जितने भी देश के अंदर, वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि खनिज पदार्थ, सड़क, नहरें और रेल लाइन। चलो चलते हैं अगला, अंतरराष्ट्रीय संसाधन की तरफ। इसमें लिखो कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं समस्याओं को नियंत्रित करती, नियंत्रित करती जिसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। कहा जाता, कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संस्थाओं को नियंत्रित करती है जिसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। ध्यान रखना, जैसे मानो ये इंडिया और ये पाकिस्तान। अब यहां से यहाँ का जो एरिया होगा, जो होगा वो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की श्रेणी में आएगा, यानी कि लगभग 200 समुद्री मील की बात कर रहा हूँ, 200 समुद्री मील। अब मील को जब हम किलोमीटर में बदलते हैं तो हमारे पास आता है 22 किलोमीटर। कितना? 22 किलो। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं ना तो इंडिया के होते हैं ना पाकिस्तान के होते हैं, इन पर अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी होती है वो काम करती है और उसके बाद वो डिसाइड करती है कितना हिस्सा भारत को दिया जाए और कितना हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा संसाधनों के प्रकार में चौथा प्रकार है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर उदाहरण में विकास के स्तर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला संभावी, जहां पर संभावना पाई जाती है कि भाई हाँ यहाँ पर संसाधन पाया जाता है। दूसरा विकसित भंडार, और तीसरा जो प्रकार इसका वो है संचित कोष।
विकास के स्तर के आधार पर अगर आपसे पूछे तो कितने प्रकार के बताओगे? 3 प्रकार का बताना है। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित और भंडार संसाधन और तीसरा संचित कोष। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं हम। इनमें कुछ लिखाना है क्या? तो बोलना। चलो चलते हैं संभावित संसाधन की ओर। इसमें लिखते हैं एक एक। यह वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में पाए जाते हैं, प्रदेश में पाए जाते हैं परंतु इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। पाए जाए, प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया। संभावित संसाधन कहलाते हैं वे संसाधन होते हैं जो किसी भी प्रदेश में या देश में पाए जाते हैं। जैसे कि भारत में कोई संसाधन की खोज की संभावना है तो पाए तो जा रहा है लेकिन उनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा रहा, तो वो कहलाता है संभावित संसाधन। दूसरा है विकसित भंडार। वे संसाधन जिनका संरक्षण संरक्षण या फिर जिनकी या इनकी खोज की जा चुकी। विकसित भंडार कहलाता है। विकसित भंडार कहलाता है। ध्यान रखना, विकसित भंडार में वे संसाधन जिनका संरक्षण, और संरक्षण कहते हैं बचाना, संसाधनों को बचाना या उनका रक्षण करना। ठीक है, वे संसाधन जिनका संरक्षण या इनकी खोज की जा चुकी है उसे कहते हैं विकसित भंडार। आगे की आने वाली पीढ़ी के लिए इनको बचा कर रखा जाता है। तीसरा चलते हैं संचित कोष की तरफ। वे संसाधन जिनको तकनीकी ज्ञान से उपयोग किया जाता है लेकिन तकनीकी ज्ञान से उपयोग किया जाता है जिनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया। शुरू नहीं किया गया। तो ये था हमारे यानी कि वे संसाधन जिनको तकनीकी ज्ञान से उपयोग किया जाता है लेकिन अभी इनका उपयोग शुरू नहीं किया गया। तो आपसे सवाल पूछ ले, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? उत्तर सही उत्तर क्या होगा इसका? 3 प्रकार का होता है। पहला संभावी, वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में पाए जाते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया। दूसरा विकसित भंडार, वे संसाधन जिनका संरक्षण यानी इनका बचाव तो किया गया या फिर इनकी खोज तो कर ली लेकिन खोज की जा चुकी है, विकसित भंडार कहलाते हैं। तीसरा संचित कोष, वे संसाधन जिनको तकनीकी ज्ञान से उपयोग किया जाता है और जिनका अभी उपयोग शुरू नहीं किया गया। तो ऐसे लिखना है आपको। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। संसाधन के प्रकार देख लेते हैं एक बार और। संसाधन ध्यान रखना
दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा जो होता है वो होता है मानवीय संसाधन। यहाँ पर एक चार्ट बना रहा हूँ, इस चार्ट को भी याद कर लेना, यहाँ से भी कभी कभी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। संसाधनों का चार्ट की बात कर लेता हूं, तो संसाधन का पहला प्रकार होता है प्राकृतिक संसाधन। दूसरे संसाधन की बात कर लो तो ये होता है ये होता है मानवीकरण संसाधन, मानवीय संसाधन। संसाधनों के प्रकार की चार्ट की बात कर रहा हूं, तो संसाधन के प्रकार के चार्ट में पहला जो प्रकार है वो है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो प्रकार है वो है मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक जो संसाधन इसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहला है नवीकरण, दूसरा अनवीकरण। उसके बाद देखो आप, नवीकरण जो योग्य संसाधन है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव और दूसरा है अजैव। पहले पढ़ा दिया जिसकी प्राप्ति जीवमंडल में होती है और जो निर्जीव वस्तु होती है। अब जैव जो संसाधन है, जैव जो संसाधन है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, याद कर लेना। पहला है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है वन्य जीव। प्राकृतिक जो वनस्पति होती है इसमें वन और वन्य जो जीव होता है इसमें पशु पक्षियों को शामिल किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। जैसे पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इस पहले पार्ट की एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे और अति लघुत्रात्मक भी होंगे, लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी इसमें होंगे। तो संसाधनों के चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो संसाधन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के इसके कारक होते हैं। पहला जो होता है वो प्राकृतिक होता है, दूसरा जो होता है मानवीय होता है। अब प्राकृतिक जो संसाधन है हमारा ये भी दो प्रकार का होता है, पहला नवीकरण, दूसरा अनवीकरण। जहां पर पार्ट पहला स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ही पेज में ये चार्ट बना हुआ है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो आराम से और याद भी कर सकते हो। नवीकरण जो योग्य संसाधन होता है ये दो प्रकार का होता है, जैव और अजैव। जैव जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक वनस्पति जिसमें वन पाया जाता है, दूसरा वन्य जीव जिसमें पशु पक्षी पाए जाते हैं। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन ध्यान रखना, जो निर्जीव वस्तु होती है ना, जो चल फिर नहीं सकती, वो इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे कि चट्टाने और धातु। पहला क्लियर हो गया। अब चलते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन की ओर। तो अनवीकरण योग्य भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय और दूसरा होता है अचक्रीय। पुनः चक्रीय जो होता है इसके उदाहरण लिख लो, जैसे कि धातु, और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन। ध्यान रखना अनवीकरण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पुनः चक्रीय और दूसरा होता है अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब होता है जैसे कि धातु एक बार उपयोग में ले लिया तो दोबारा भी इसको हम क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। अचक्रीय होता है जिसको एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं लिया जाता। तो ये था नवीकरण और अनवीकरण। आगे चलते हैं, मानवीय संसाधन, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला संरचनाएं व संस्थाएं,
और दूसरा जो प्रकार है वो है मात्रा व गुणवत्ता। मनुष्य क्या करता है, इनका निर्माण भी करता है, इनको बनाता भी और बाद में इनको बिगाड़ भी देता है। तो संसाधन का हमने चार्ट भी देख लिया, ये दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार का होता है, पहला जो प्रकार है हमारा वो होता है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा जो होता है हमारा अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण जो योग्य संसाधन है इसको भी दो भागों में बांटा गया, पहला जीव दूसरा अजीव। अब जो जीव संसाधन है इसको भी दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव जंतु। उसके बाद चलते हैं अजैव संसाधन, यानी कि जो निर्जीव वस्तु होती है वो अजैव संसाधन में आ जाती है। अनवीकरण योग्य संसाधन, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला पुनः चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। पुनः चक्रीय वो होता है जिसको एक बार काम में ले लिया तो दोबारा भी हम लोग इसको काम में ले सकते। अचक्रीय जिसको एक बार काम में ले लिए लेकिन दोबारा हम काम में नहीं ले सकते। जैसे बात कर लो कोयला, ठीक। और दूसरा जो प्रकार है मानवीय संसाधन, संरचना गुणवत्ता है, संस्था और मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर इनको बांटा गया है। चलो चलते हैं आगे की ओर। अगला जो टॉपिक है हमारा संसाधनों का विकास। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संसाधनों का विकास, और इसका जो पहला है वो है सतत पोषणीय विकास। ध्यान रखना, एक नंबर में या दो नंबर में सवाल आता ही आता है यहाँ से भी। सतत पोषणीय विकास, ऐसा विकास जो लगातार होता रहता है। सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाला या लगातार होने वाला विकास कहलाता है सतत पोषणीय विकास। इसमें लिखते हैं हम लोग सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है अर्थ यह है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। का अर्थ यह है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया व भावी पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। अवहेलना का मतलब होता है नजरअंदाज ना करे। सतत पोषणीय विकास यानी कि ऐसा विकास जो सतत पोषणीय विकास, आर्थिक विकास का अर्थ ये होता है कि विकास तो हो लेकिन वो विकास कैसा हो जो पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को अवहेलना ना करे, उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। एक दो नंबर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीडी के द्वारा
आयोजित किया गया। आपसे यूएनसीडी का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन या विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है जिसको ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसको कहते हैं यूएनसीडी, के द्वारा आयोजित किया गया। आगे लिखते हैं इसके उद्देश्य। इसका जो पहला उद्देश्य था वो था पहला जो उद्देश्य इसका वो है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना। पहला जो इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को हासिल करना, यह एक कार्य सूची है, यानी कि एजेंडा। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है संसाधन नियोजन। ध्यान रखना, नियोजन जो होता है उसका अर्थ होता है प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि हम प्लानिंग कैसे करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा मेरिट में आना चाहता है तो वो एसएसटी में से एसएसटी के जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसमें 80 में से 80 नंबर कैसे लाएगा, तो वो 80 में से 80 नंबर लाने के लिए अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करेगा वो, कि मुझे सुबह 2 घंटे इसको ऐसे पढ़ना है, फिर बाद में मुझे ऐसे पढ़ना है, शाम को मुझे एमसी क्वेश्चन देखना है, फिर बड़े क्वेश्चन देखना है, तो वो ऐसे प्लान, उसे कहते हैं नियोजन। चलो इसमें लिखते हैं अपन, संसाधन नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना। संसाधन नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना। इनको कैसे बनाया जा सकता है, इनको कैसे बनाया जा सकता है, या फिर कैसे बचाया जा सकता है, या फिर कैसे बचाया जा सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि संसाधन नियोजन का अर्थ जो होता है वो होता है प्लानिंग, और प्लानिंग का मतलब है कि प्लान बनाना, योजना बनाना। इनको कैसे बचाया जा सकता है या फिर इनको कैसे बनाया बनाया जा सकता है। आगे लिखते हैं इसमें, देश के देश के विभिन्न प्रदेशों में, अब हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत के विभिन्न प्रदेशों के भारत के राज्य, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाना, पहचान करके उनकी तालिका बनाना, उनकी तालिका बनाना। ये था हमारा संसाधन नियोजन, जिसका अर्थ होता है प्लानिंग करना, यानी कि संसाधन नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना। उसको, इनको कैसे बचाया बनाया जा सकता है या फिर कैसे बचाया जा सकता है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की क्या करनी है, अपन को पहचान करनी है और उनकी एक सारणी बनानी है, यानी उनकी एक तालिका बनानी है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, संसाधनों का संरक्षण।
अगला जो अपना टॉपिक है वो है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, और संरक्षण का जो अर्थ होता है वो होता है बचाना। इसमें लिखते हैं अपन, वो तो टॉपिक खत्म हो गया। इधर देख आगे, देख रहा है जैसे कि ये चल रहा था, ये 2 लाइन करी वो तो नोट अभी लिखवा देना। ये देख आगे, संसाधनों का संरक्षण, वो नोट भी लिखवाना मुझे पहले। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, इनको कैसे बचाया जा सकता है। चलो देखते हैं इसके अंदर भी। संसाधन किसी भी तरह के विकास में किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर लेते अपन, महात्मा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त की। और कहा कि तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई और 31 मार्च 1956 तक चली। अब भारत में ध्यान रखना, 5, 10, 15, 20 यानी कि 3, 6, 2, 8, 9, 11, 13, 18। तो देखो, अब पंचवर्षीय योजना के बारे में बताता हूँ आपको। पहला जो 3 है इसका मतलब है 5, यानी भारत में लगातार 3 योजनाएं लगातार 5-5 साल तक चली। जैसे 1951, 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1956। फिर 1956 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 61। फिर 61 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 66। यानी कि भारत सरकार की ये 3 योजनाएं लगातार चली 5-5 साल के लिए। उसके बाद भारत में 1 वर्षीय योजना आई। ये जो योजना चली वो 1-1 वर्ष के लिए चली, 1-1-1। अब 66 के बाद कितना हो गया 67, 67 के बाद कितना हो गया 69, और 68 के बाद 67, 68, 69, ये हो गया आपका 3। अगला चलते हैं, अगला 5 लिखा हुआ है, फिर भारत सरकार की 2 योजनाएं लगातार चली 5-5 साल के लिए। तो देखो 69, अब 1969 में फिर 5 जोड़ोगे तो हो गया 74। फिर 1974 में 5 जोड़ोगे तो हो गया 80। और फिर हाँ ठीक है, सरकार की 2 योजनाएं लगातार चली 5-5 साल के लिए 1980। तो ये हो गया अपना 5। आगे चलते हैं, फिर सरकार की 1 योजना चली 1 साल के लिए, तो कितना हो गया 81। आगे चलो, फिर सरकार की 2 योजनाएं लगातार चली 5-5 साल के लिए, तो 1982 में 5 जोड़ो 87। फिर 87 में 5 जोड़ो 92। फिर सरकार की 1 योजना चली 1 साल के लिए 93। और फिर लगातार सरकार की 5 योजना चली लगातार 5-5 साल के लिए।
94 से जोड़ लेना इसको, शायद 2000। तो ऐसे सरकार की ये पंचवर्षीय योजनाएं चली। रोक इसको, रोक, डिस्टर्ब करने आते हो तुम यार। तो ये था भारत में पहली पंचवर्षीय योजना। बस आप ध्यान रखना कि 1 अप्रैल 1956 से भारत में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। उसके बाद 31 मार्च 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। 5 वर्ष के लिए योजना होती है, उसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक, अगला जो हमारा नोट बिंदु था वो लिखो। नोट, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत या वकालत 1968 में। ध्यान रखना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाता है कभी कभी। वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन के संरक्षणों की जो वकालत सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वो 1968 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई थी। अगला नोट लिखो, ये सब कॉपी में लिखना है आपको। 1974 में सुमेशर आया। उन्नीस सौ चौहत्तर में सुमेशर, ये इसने क्या करा, अपनी एक किताब लिखी। सुमेशर ने अपनी पुस्तक 1974 में सुमेशर आया, इसने अपनी किताब लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये भी परीक्षा में सवाल आ जाते हैं कभी कभी 1 नंबर में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मैं इस विषय पर गांधी जी दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है, एबीसीडी के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले संसाधन संरक्षणों की जो वकालत हुई थी वो 1968 में हुई थी। और 1968 में सबसे पहले जो वकालत की थी वो की थी क्लब ऑफ रोम ने। उसके बाद सन आया 1974,